आज का ये जो वीडियो है ये माध्यमिक परीक्षा वेस्ट बंगाल के अंदर जो विद्यार्थी अपियर हो रहे हैं उनके लिए है। मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर हम आए हैं। अभी 2017 का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग क्रमशः कंप्लीट करेंगे और उसको डिटेल के साथ समझते हुए कंप्लीट करेंगे। आने वाले जो माध्यमिक परीक्षा है उसमें विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैथ और साइंस के प्रैक्टिस सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि एक नंबर जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर में 6 क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। उसमें ऑप्शन होता है और उसमें सिर्फ आंसर लिखने से ही होता है। माने एक का कितना, ये एक नंबर क्वेश्चन माने वहां पर दे देना है कि एक नंबर का कौन सा वाला आंसर होगा। लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में समझते हुए चलेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस में समझेंगे अच्छे से नहीं तब तक हमारा मैथ में स्पीड नहीं बनेगा, पकड़ नहीं बनेगा। तो हम इस पहले क्वेश्चन को इस तरह से देखते हैं, समझते हैं क्या करना है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी साधारण ब्याज दर से, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, उसके जो मूलधन है, मूलधन और इसके जो वार्षिक मिश्रधन है उसका अनुपात दिया हुआ है। तो उसमें से हमको ब्याज दर निकालना, माने वार्षिक ब्याज दर निकालना, माने एक वर्ष के हिसाब से दर निकालना है। तो दर के लिए देखिए सूत्र होता है, पहले हम वहीं से लिख लेते हैं कि दर के लिए क्या सूत्र होता है। तो दर के लिए एक्चुअली सूत्र होता है कि हमको ब्याज होना चाहिए, पहले ब्याज दिया होना चाहिए, उसमें 100 से गुना करेंगे और नीचे में लिखेंगे मूलधन और उसके बाद यहां पर समय से गुणा करेंगे। क्योंकि समय तो यहां 1 साल लेने से हो जाएगा, लेकिन यहां पर मूलधन और ब्याज होना चाहिए। देखिए, तो अगर क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा देखोगे तो इसमें से क्या है कि मूलधन दिया हुआ है, अगर आनुपातिक हिसाब से देखें तो 25 भाग, और वार्षिक मिश्रधन दिया हुआ है 28। तो जब भी हमको ब्याज निकालना हो, और अगर ब्याज निकालना है हमको, तो ब्याज निकालने के लिए एक सूत्र होता है। पहले ये हम समझ लेते हैं क्या, कि मिश्रधन में मूलधन को अगर माइनस करेंगे तो हमको ब्याज निकलेगा। तो यहां पर जैसे अनुपात के हिसाब से मिश्रधन 28 दिया है। देखिए, अगर थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का बनाएंगे तो यहां पर अनुपात के हिसाब से कुछ मान लेना पड़ता है, जैसे के मान लेते हैं, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन यहां चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो शॉर्टकट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां मिश्रधन मान लिया 28, मूलधन मान लिए कितना 25, तो ऐसा भी मान सकते हैं। साथ में ज्यादातर आनुपातिक रूप में जब दिया रहेगा तो हमको यहां पर कुछ जैसे एक स्थिरांक लेकर के मानना पड़ता है। जैसे हम यहां मान लिया 28 के, इसको मान लिए 25 के। तो अब बताइए क्या होगा कि इसमें से माइनस होकर के 3 के बचेगा। अब सिंपल ब्याज आ गया है, हमको 3 के मान रख देते हैं यहां 3 के इंटू 100 बटे मूलधन जो यहां पर है वो कितना है, ये वाला है, ये वाला 25, उसको के लगा करके हम लिखेंगे। तो 25 के इंटू समय हो जाएगा 1। अब इसमें के और के कैंसिल कर देंगे, 25 से इसको 4 बार काट देंगे। अब बच जाएगा क्या, 4 गुने 3 मतलब 12%। ये वाला आंसर हो गया, मतलब आंसर बी हो गया। समझ सकते हैं कि इसमें समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शर्त पर द्विघात समीकरण जो ये दिया हुआ है इसका एक मूल शून्य होगा। देखिए, मूल का मतलब क्या होता है, मूल मतलब यहां पर क्या शब्द है ये समझते हैं। मूल एक्चुअली इसमें जब हम समाधान करते हैं द्विघात समीकरण, जैसे द्विघात समीकरण यहां है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
तो जो इसका सॉल्व करते, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो x का जो मान आता है वही मान कहलाता है इसका मूल। मूल मतलब एक तरह से x का समाधान। तो अब देखिए, जब भी हम द्विघात समीकरण का समाधान करेंगे तो इसमें दो मूल आएगा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि दो मूल आएगा। अगर द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का हमेशा दो मूल होते हैं। अब इसमें दो मूल होने का कारण भी अगर समझ सकते हैं तो बड़ा सिंपल है कि इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, माने जितना पावर है मैक्सिमम उतना ही समाधान आएगा। पावर इसमें कितना है, दो है, तो इसका मतलब समाधान भी इसका दो आएगा, अर्थात मूल भी इसमें दो आएगा। तो अब देखिए इसमें दो मूल आएगा, तो बोल रहा है कि इसमें से एक मूल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, एक मूल शून्य होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा कंडीशन में आएगा, इन सबों में से कौन सा कंडीशन आएगा? हालांकि हम आंसर तुरंत इसमें से दिखा देंगे तो आपको सिर्फ आंसर से मतलब है अभी फिलहाल, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि समीकरण को समझ लें कि किन किन परिस्थितियों में क्या आ सकता है। जैसे कि ये जो समीकरण है इसमें अगर a जीरो हो, मान लो पहला कंडीशन ले लो, एक हम ऐसे समझते हैं कि एक कंडीशन ये लेते हैं कि यदि a बराबर जीरो हो, मान लो ऐसा हो, तब क्या होगा? तब ये जो समीकरण है ना, ये द्विघात रह ही नहीं जाएगा। जैसे देखिए a के जगह पर तुम जीरो रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब इसमें यदि जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो गया। दैट मीन अब जो ये समीकरण बन गया, अब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो कभी कभी पूछता है कि द्विघात समीकरण नहीं होने के शर्त क्या हो सकते हैं, तो इसमें ये वाला जीरो हो जाता है। तो ये अब द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात अब नहीं बचा। क्या बचा? ये द्विघात समीकरण नहीं है ना। तो अब ये क्या बचा? तो अब ये जो बचा, ये इतना ही बचा ना सिर्फ, तो ये एक तरह से रेखीय समीकरण हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको द्विघात समीकरण कह ही नहीं सकते हैं। तो ये वाला बात तो खत्म हो गया। अब एक बार बगल में पहले बी वाला इसको भी देख लेते हैं। अब अगर बी का वैल्यू रखते हैं हम, जैसे यहां से बी बराबर जीरो रखते हैं, दूसरा कंडीशन हम देखते हैं केस 2। तो इसमें क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा और यहां पर जीरो होगा इंटू बी प्लस सी बराबर जीरो, ऐसा होगा। तो ये जीरो हो गया। अब इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, दैट मीन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, उधर जाएगा, देखिए सी उधर जाएगा तो माइनस सी और ए आके बटे हो जाएगा, ऐसा होगा। अब इसमें हमको समाधान निकालने में जो आएगा एक्स का वैल्यू ऐसे आएगा, एक्स बराबर अंडर रूट माइनस सी बाय ए, जो भी होगा। तो ये इसमें ऐसा नहीं कि शून्य आने का चांस है, इसमें भी शून्य नहीं आएगा। दो कंडीशन खत्म हो गया। अब तीसरा कंडीशन एक बार देख लेते हैं। देखिए तीसरा कंडीशन है कि हम इसमें अगर ये सी को जीरो कर देते हैं, तो सी को जीरो करेंगे तो कैसा आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जीरो बराबर ऐसा। सी के जगह पर हमने जीरो रख दिया, तो इतना बचा हमारे पास। अब इसमें से हम एक काम करते हैं कि देखो, जैसे इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा हमारे पास, ए एक्स प्लस बी बचा बराबर जीरो। अब जब समाधान करते हैं तो इसका मतलब यहां लिखते हैं ना कि या तो इसका बराबर जीरो या इसका बराबर जीरो, ऐसा होता है। इसका मतलब x बराबर जीरो आ गया, तो x बराबर जीरो मतलब एक मूल जीरो आ गया, एक मूल्य क्या आ गया, एक मूल्य शून्य आ गया, है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे में शून्य कहां पर आया, तो एक कंडीशन में आया, वो क्या कि c के यहां पर अगर जीरो हो रहा है तब, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें है, यदि दो वृत्त परस्पर स्पर्श ना करें और न ही एक दूसरे को काटे, मतलब यहां पर ना काटे मतलब एक दूसरे को ना काटे, मतलब दो वृत्त लेना है। जैसे देखिए यहां पर दो अलग अलग वृत्त का हम ऐसे शेप हल्का बना दिए हैं, पहले से बना हुआ ऑलरेडी। तो इसमें हम समझाने के लिए ये कर रहे हैं कि इसमें दोनों वृत्तों का कितना उभयनिष्ठ स्पर्शक हो सकता है। तो पहली बात तो समझिए कि जैसे यहां से ऊपर ऊपर एक जाएगा, रफली हम समझ रहे हैं, जैसे देखिए ऊपर ऊपर एक जाएगा, ये ऐसे एक उभयनिष्ठ ऐसा होगा, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसे ही फिर नीचे से जाएगा यहां से ऐसे, ठीक है, ये वाला, ये दो बिंदुओं को ऐसे टच करते हुए दूसरा जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो ये दो हो गया इधर से, तो दो उभयनिष्ठ स्पर्शक हुआ।
अच्छा एक बात अब देखिए कि एक तिर्यक भी होता है, जैसे इधर से ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, मतलब यहां से ये यूं ऐसे जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो ऐसे जो जाएगा ये भी एक उभयनिष्ठ स्पर्शक होगा, ये तिर्यक हो गया। सिमिलरली अब देखो इधर से अगर देखोगे तो ऐसे भी एक जाएगा, इसका मतलब टोटल हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 4 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। अब ये है कि साइन थीटा जो दिया हुआ है वो कॉस थीटा के बराबर है, तो हमको 2 थीटा का वैल्यू निकालना है, ये 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए साइन थीटा हमको दिया हुआ है किसका बराबर, कॉस थीटा के बराबर। अच्छा एक फॉर्मूला आप लोग कभी माने देखते रहेंगे, फॉर्मूला को रिवाइज करते रहेंगे घर में, तो उससे आपको ये मिलेगा कि एक साइन थीटा का ऐसा फॉर्मूला भी होता है, साइन थीटा बराबर इस तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे, या फिर जैसे ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, तो क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। उल्टा भी देख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें से किसी एक में चेंज कर लेते हैं, जैसे यहां पर अगर हमको साइन थीटा को चेंज करना तो साइन थीटा या कॉस, जैसे यहां लिखा हो साइन थीटा, इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, किसके बदले में, साइन थीटा के बदले में हम लिख दिए। इधर में क्या है कॉस थीटा, ये रहने दे रहे हैं। तो अब यहां देखिए ये नहीं कि काटिएगा, जैसे काटा नहीं जाता, ये वाला कॉस कॉस कटता नहीं है, सिर्फ इक्वेट होता है, कंपेयर होता है। तो कंपेयर करके देखिए यहां पर कॉस के साथ में 90 माइनस थीटा है और यहां ओनली थीटा है। दैट मीन अगर इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग, तो क्या होगा, यहां पर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ऐसा बचेगा थीटा। अब एक काम करते हैं, थीटा को उधर लेके चले जाते हैं, तो 90 डिग्री बराबर क्या बचेगा थीटा, और ये वाला थीटा इधर जाएगा, ये वाला इधर थीटा और थीटा प्लस हो गया, मतलब 2 थीटा। दैट मीन आ गया सीधा 2 थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री। ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा होगा, अगर दिक्कत होगी तो आप लोग जो है माने मैसेज करिएगा, फिर हम उसको सीन करके फिर नेक्स्ट इसका समाधान करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु के आधार का जो अर्धव्यास है, शंकु शंकु आप लोग जानते हैं इस तरह का शेप जो है, ऐसा इस तरह का जो शेप बना होता है, हम रेडी करके नहीं रखे हैं शेप, हम ऐसे समझने के लिए साथ में चलेंगे। ये शंकु का आकार होता है, इसमें अर्धव्यास का मतलब यहां से देखिए, यहां से ये वाला जो है ये बेस का अर्धव्यास होता है, मतलब आधार का अर्धव्यास। ये वाला आधार जो होता है सर्किल जैसा होता है ये वाला, तो सर्किल का ये वाला अर्धव्यास हो गया। और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई का मतलब देखिए ऐसे, शंकु की ऊंचाई का मतलब ये वाला जो होता है वो शंकु की ऊंचाई होता है, ये ऐसे जो निकला ये शंकु की ऊंचाई हो गया। प्रत्येक को दुगना कर दिए जाए, ये दोनों को ही दुगना कर दें। ठीक है, आधार के अर्धव्यास को भी दुगना कर दें और ऊंचाई को भी दुगना कर दें, तो बताइए उसका आयतन जो होगा पहले शंकु के आयतन का कितना गुना होगा, ये पूछ रहा है। अच्छा पहले हम लोग ये समझते हैं कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, ये सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होगा कि आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान तो फिक्स है 22/7, आर मतलब ये अर्धव्यास ये, और एच मतलब ये ऊंचाई। तो ये हो गया सूत्र। इस सूत्र में हम समझ लेते हैं ये वाला प्रारंभिक आयतन ये है। अब अगर हम इसको दोनों को डबल कर दें, मतलब एच को भी डबल कर दें और आर को भी डबल कर दें, तो बताइए तो बढ़ा हुआ आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ आयतन अब क्या होगा बताओ तो इसमें होगा देखिए 1/3 पाई, आर के जगह पर 2r हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर, एच के जगह पर भी 2h हो जाएगा, होगा ना। इसका मतलब 1/3 पाई, 2 का स्क्वायर हो गया 4,
आर स्क्वायर 2 × h ऐसा लिखा है। तो हम ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 और 4 को, 4 और 2 को, तो कितना होगा 8 हो जाएगा। आई इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या है, ये वाला पहले वाला का आयतन है ना। इसका मतलब बढ़ा हुआ जो आयतन हुआ, बाद वाला जो आयतन हुआ है ना, बढ़ा हुआ आयतन जो हुआ कितना हुआ, तो ये 8 गुना ये पहले वाला आयतन, माने पहले का आयतन, मतलब कि पहले के आयतन का क्या हो गया 8 गुना हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मध्यक है। मध्यक दैट मीन इसको हम लोग मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन, मीडियन और मोड होता है ना, मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। तो ये मीडियन है, मीडियन निकालना है कि क्या देखना है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ डाटा, इस डाटा से श्रेणी का हमको मध्यक निकालना, मतलब मीडियन निकालना है। अच्छा, मीडियन निकालने में हम लोग को क्या करना पड़ता है, मीडियन निकालने में जब ऐसी रैंडमली कोई डाटा दिया हुआ है तो हमको पहले इसको रीअरेंज करते हैं, या फिर अगर चाहें तो एक टेबलेट भी, माने टेबलेट जैसे टेबल बना लेते हैं, मतलब सारणी बना लेते हैं, ऐसे सारणी बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से, जिसमें से पहले छोटा वाला नंबर लिखेंगे, सबसे पहले छोटा वाला नंबर, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 2 है। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर 3 है, उसके बाद उससे नंबर ज्यादा बड़ा 5 है, उसके बाद फिर इसमें से 6 भी है हमारे पास, फिर उसमें से 7 नहीं है 8 है, फिर उसके बाद और क्या है 9 है, जो है देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें से देखिए कि कौन कितना बार आया है। अच्छा, ये अगर रैंडम इस तरह से दिया हो तो इतना भी कर सकते हैं, नहीं तो सजा के भी सीधा सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 आया है, यहां पर देखिए 2 बार आया है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई एफ, इसको हम लोग एक्स बोलते हैं और ये एफ बोलते हैं। उसके बाद 3 कितना बार आया है, तो 3 एक ही बार आया है, बाकी सब शायद एक ही बार आया है, या 5 2 बार, हाँ ठीक है। तो 3 एक बार आया है, फिर 5 जो है 2 बार आया है, फिर देखिए यहां पर 6 एक बार आया है, 8 2 बार आया है, 9 एक बार आया है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आया, तो हमारा एक तरीका इसमें क्या करना होता है कि हम एक और कॉलम बना करके CF निकालते हैं। एक्चुअली इसमें फ्रीक्वेंसी आ गया, मतलब एक नंबर 2 बार 3 बार आ गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं, वो भी हम दोनों समझ लेंगे। तो इसको एक बार CF निकाल लेते हैं। CF निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, देखिए CF में क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए कि जोड़ते चले जाए, पहला 2 लिख दीजिए, उसके बाद इसमें 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 3 आ गया, फिर 3 और 2 को जोड़ दीजिए, यहाँ 5 आ गया, फिर 5 1 को जोड़ दीजिए 6 आ गया, 6 2 को जोड़ दिए 8 आ गया, 8 और 1 को जोड़ दिए 9 आ गया। ये जो देखिए टोटल इसमें 9 है, ये 9 ही आएगा। 9 का देखिए 9/2 करते हैं, ऐसे 9 + 1, क्योंकि कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो थोड़ा इवन हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 9 सिंपल पहले 9/2 ही कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं इतना करने का, 9/2 कर लीजिए। तो 9/2 करना मतलब 4.5 होगा। अब 4.5 से जस्ट बड़ा कौन है, इसमें 5 है। अब 5 के सामने जो ये होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या होगा, 5 होगा। मतलब प्रोसेस समझ में आया। हमने क्या बोला कि जैसे यहां पर जो ये टोटल करके जो F वाला टोटल करके आया, ये देखिए ये वाला लास्ट देखिए, लास्ट कितना आया 9 आया, तो सीधा सीधा कर दीजिए कि 9 को ही बटे 2 कर दीजिए, सिंपल एकदम है, उसका आधा कर दीजिए। आधा करने से कितना आया 4.5 आया। 4.5 से जस्ट बड़ा इस CF के अंदर में देखिए कौन सा है, तो हमने देखा कि इसमें 5 है। अब इसके सामने जो ये वाला X वाला जो वैल्यू आ रहा है, देखिए ये वाला वैल्यू, वही वैल्यू को हम लोग आंसर मानते हैं, ये 5 हो गया। अच्छा, इसको आप चाहेंगे तो थोड़ा ये बिना टेबल बनाए हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटा है ना, तो छोटा को हम बिना टेबल बनाए भी कर सकते हैं। तो इसे AC को खाली रीअरेंज कर दीजिए, छोटा से बड़ा के बढ़ते क्रम में। जैसे मान लीजिए पहले 2 लिखिए, लेकिन 2 को 2 बार लिख दीजिए, 2 2। ठीक है, सेकेंड मेथड कर रहे हैं।
फिर 3 को लिखिए, 3 एक ही बार आया है तो रहने देते हैं। फिर उसके बाद कौन है, 5 है, 5 2 बार आया है, 2 बार लिख दीजिए। 6 6 एक बार आया है, फिर 8 आया है, 8 2 बार आया है, फिर एक बार 9 आया है। ऐसे करके फिर से इसको सजा दिए, रीअरेंज कर दिए। देखिए जो यहाँ पर आपके पास डाटा है उसको ऐसे सजा दिए, छोटा में ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें से देखिए कि टोटल 9 कितना घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 में से ये चूंकि ऑड है, इसका नंबर टोटल ऑड है। ऑड है तो जितना है नंबर उसमें जस्ट 1 से ऐड कर दीजिए, मतलब 9 नंबर है तो 9 + 1 कीजिए और उसका बटे 2 कीजिए। जितना टर्म आएगा वही वाला टर्म जो होगा उसको इधर से गिन लीजिए। जैसे ये आ गया फिफ्थ आएगा, देखिए 9 + 1 10 बाय 2 फिफ्थ। फिफ्थ टर्म इसमें से गिनिए। फिफ्थ टर्म मतलब पांचवा संख्या, ये पांचवा संख्या कुछ भी हो सकता है। तो अब ये देखना होगा, यहां देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा संख्या ये आ गया, ये 5 आ गया। इसका मतलब इसका जो मीडियन है वो 5 होगा। तो ये दो तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद बदल गया, ये रिक्त फिल इन माने खाली जगह को भरने वाला क्वेश्चन। इसमें क्या क्वेश्चन है, देखिए किस मूलधन, यहां पर किस लिखा गया है, किस नहीं होगा, किसी मूलधन होगा। ठीक है, किसी मूलधन की वार्षिक ब्याज दर समान होगा। वार्षिक ब्याज दर समान है, किसका समान है वार्षिक ब्याज दर, तो देखिए यहां पर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। दो तरह का ब्याज निकालने में दोनों का दर यदि समान हो, दर दोनों का समान है, तो पूछ रहा है कितने वर्ष में, डैश वर्ष में उसका दोनों, ये जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होगा। ठीक है, ब्याज दर दोनों का समान है, माने साधारण ब्याज का जो दर है, जैसे मान लीजिए इसका साधारण ब्याज का दर है, हम मानते हैं 5% है, इसका भी मान लो 5% है, दोनों का समान है। तो जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से अगर वही दर रहेगा, साधारण ब्याज का भी वही दर रहेगा, तो 1 वर्ष तक ही दोनों का ब्याज समान होगा। दूसरे वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज का मान बढ़ते चला जाएगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दर का मान बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो और दोनों का दर समान हो, तो सिर्फ पहला वर्ष में ही उसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान आएगा। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या हो गया, 1 वर्ष में, बस 1 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर बोला है कि यदि द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, अच्छा ये जो लिखा रहता है a ≠ 0, ये इसका मतलब सिंपल है कि यहां पर a का मान 0 नहीं है। ये पहले भी बताए थे कि a का मान जब 0 नहीं रहेगा तभी ये द्विघात समीकरण होगा। तो इसको ज्यादा हमको अभी देखना नहीं, खाली बस दिया हुआ है इसी को समझना है, माने ये रखना है ऐसे। अब इसको देखिए b² - 4ac = 0 है, तो समीकरण के मूल क्या होंगे। अच्छा हम एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, समीकरण के मूल किस प्रकार के होंगे। ठीक है, अर्थात प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग। तो देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें b² - 4ac = 0 पहला कंडीशन है कि अगर ये 0 तो इसके मूल क्या क्या होते हैं। तो पहला तो वास्तविक होंगे, वास्तविक समान होंगे। क्या समझे, वास्तविक और समान होंगे। तो और दूसरा कंडीशन है कि अगर b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो तब भी मूल वास्तविक होंगे,
लेकिन यहां पर लिखेंगे असमान होंगे। ठीक है, और इसमें भी बात समझने होते हैं, लेकिन अभी हम इसको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तीसरा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो तो मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा, वो अवास्तविक होगा। मतलब अवास्तविक का दूसरा नाम काल्पनिक भी बोलते हैं, और असमान होगा। ठीक है, तो ये शर्त हम लोग पहले से जानते हैं। अब यहां पर सिंपल बोल दिया कि ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो 0 होने पर क्या होता है, मूल वास्तविक होता है और समान होता है। इसका मतलब यहां पर क्या भराएगा, समान भराएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि दो त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाइयां समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज कैसा होगा। अब देखिए, एक त्रिभुज अलग है, समानुपाती है। ठीक है, एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज अलग अलग ले लिए हम। इसका नाम हो गया एबीसी, इसका नाम हो गया डीईएफ। ठीक है, अब ये बोला है कि उसकी भुजाओं की लंबाइयां समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे एक AB भुजा है, इसका दूसरा त्रिभुज में एक D भुजा है, इसको बटे करिए, मतलब ये अनुपात निकालिए। तो ये अनुपात फिर इसी तरह से दूसरे भुजा जो दूसरा जैसे AC है और DF है उसका बटे करिए, फिर BC के बटे EF करिए। अगर ऐसा हो तो इसको हम लोग कहते हैं समानुपाती। ठीक है, और प्रमेय में हम लोग पढ़े कि अगर समानुपाती हो भुजा तो ये त्रिभुज क्या होते हैं, सदृश होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं, सदृश होते हैं। और सदृश को हम लोग समरूप भी कहते हैं। इसका साइन भी होता है ऐसे, इस तरह से साइन दिया जाता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अभी देखिए, इसमें लिखा है कि ये कंडीशन दिया हुआ है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/x। यहां पर साथ में लिख दिया है कि x ग्रेटर देन 1, x का मान 1 से ज्यादा होगा। तो वो कंडीशन मैंने अभी देखना नहीं है ज्यादा, उसमें कुछ ज्यादा मैटर नहीं है। यहां पर सिर्फ देखना क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/x है। ऐसा सिर्फ x बराबर ग्रेटर देन 1 ऐसा क्यों दे के रखता है, क्योंकि ये अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये वाला ज्यादा होगा, और ऊपर 1 है तो इसका मतलब ये हमेशा लेस देन 1 होगा, ये पूरा वैल्यू लेस देन 1 आएगा। तो इसमें अभी कुछ ज्यादा हमको नहीं जाना है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही देख सकते हो, मैंने इसको बात करके अभी चल सकते हो। अभी देखो, हमको निकालना है, ये दिया हुआ है और ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है क्या, कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा, ऐसा निकालना है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा ये आगे बढ़ा लेते हैं क्या, कि 4 जो पावर है उसको हम लोग 2 पावर, अब फिर उसके ऊपर 2 पावर करके लिख सकते हैं क्या, फिर साइन ऐसे ही इसको भी 2 पावर करके लिख सकते हैं क्या। ठीक है, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब ये जो 2 फॉर्मूला आया ये ऐसा आ गया, देखो मिलाओगे एलजेब्रा का ये फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, तो ये फॉर्मूला आ गया। इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम इसको भी तोड़ सकते हैं वैसे ये सेम फॉर्मूला पर। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये प्लस में रहता है तो ऑलरेडी 1 होता है, ये हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं। इसका मतलब इसका वैल्यू तो 1 है, और इतना का वैल्यू, ये वाला का वैल्यू देखिए यहां पर 1/x दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/x इंटू 1 हो जाएगा, दैट मीन 1/x ही रहेगा। यही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि एक ठोस अर्धगोलक के समतल की संख्या, देखिए अर्धगोलक में वक्रतल होता है, जैसे गोलक का आधा वाला जो हिस्सा है उसमें क्या होता है, वक्रतल होता है। जैसे ये वाला जो भाग है, देखिए ये नीचे वाला जो भाग है ना, ये होता है सिर्फ समतल, मतलब एक तरह से बोला जाए, और ऊपर वाला भाग को हम लोग समतल के रूप में नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ही तल होता है जो समतल होता है।
तो समतल का मतलब यहां पर एक तल, तल की संख्या कितना, समतल की संख्या कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये अब है कि हमको यहां दिया हुआ है माध्य x है। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। यदि x1 x2 x3 ऐसे डैश 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 करते हुए xn माने लगातार x3 x4 x5 ऐसे करके xn तक इसका माध्य, माध्य मतलब मीन है ना, एरिथमेटिक मीन ही यहां बोलता है, मीन, ये मान दिया हुआ है x, तो फिर इसका माध्य क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसका माध्य जो दिया हुआ, माध्य कैसे दिया हुआ हमको, माध्य कैसे निकलता है, तो जो दिया हुआ है सबका सम करते हैं, x1 x2 x3 अप टू सो एंड सो ऐसे प्लस करते जाइए, कहां तक, तो xn तक। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी अलग अलग नंबर दिया हुआ है उसकी जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं तो माध्य निकलता है। क्योंकि यहां पर देखिए 1 2 3 4 करते हुए कहां तक ले गया है, n तक ले गया है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल माने संख्या कितनी है, n है। तो हम ये ऊपर में सबको लिख दिए, नीचे n लिख दिए, तो इसके जो औसत आया वही औसत ही एक तरह से माध्य कहलाता। तो माध्य यहां पर x दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के अनुसार से हुआ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब लेकिन हमको पूछता कि फिर इसका माध्य क्या होगा, ये निकालिए, ये वाला का माध्य निकाल के बताया। तो चलिए अब उसका माध्य ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, पहले माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन में क्या होगा, के x1 प्लस के x2 प्लस के x3 अप टू सो प्लस के xn, इसका माध्य निकालना। तो इसका माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, बटे n करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं अभीष्ट माध्य, जो हमको निकालना है। अभीष्ट मतलब क्या, जो निकालना है। तो लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें भी n ही रहेगा, मतलब टोटल के वो संख्या होगा n ही रहेगा, n कर दिए। अब देखिए इसमें सब में k मल्टीप्लाइड है, तो k तो एक्चुअली कॉमन हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा x1 x2 x3 अप टू सो प्लस xn, ऐसा बचेगा। अब बाई n इधर हो गया, दैट मीन k, इसका वैल्यू ऑलरेडी हमको x दिया हुआ है, इसका मतलब kx, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है कि अब सत्य असत्य पहचानना है। सत्य असत्य पहचानने के लिए भी वही हमको करना पड़ेगा, क्या है कि यहां पर सॉल्व करके देख लेंगे तो इसमें कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ये ऑप्शन मैंने ऑप्शन दिया नहीं है, हमको समझना है। जैसे ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग, ए कोई व्यवसाय स्टार्ट किया है जिसमें वो 10,000 रुपया लगाया है, ठीक है, उसकी पूंजी है 10,000। अब बी जो है उसमें 6 महीने बाद इंटर किया है। इसका मतलब देखो पहले कि ए साल भर तक अपना पूंजी लगाया और बी जो है बाकी जो पीछे 6 महीना है सिर्फ 6 महीना पूंजी लगाएगी। तो बोला एक वर्ष जब पूरा कंप्लीट होगा तो उसका लाभ समान होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि उसका लाभ समान होगा, तो देखिए साल भर के हिसाब से मतलब वर्ष भर के हिसाब से, एक वर्ष के हिसाब से, एक वर्ष के लिए जो ए का मूलधन है वो काउंट करेंगे हम। ए का मूलधन कैसे, एक वर्ष के लिए, तो चूंकि शुरू में लगाया है 10,000 रुपया, आई 12 महीना तक रह गया है, तो एक वर्ष में चूंकि 12 महीना होता है तो 12 गुने 10,000 रुपया हो गया ए का मूलधन, मतलब 12,000 कितना हो जाएगा, 12 पर 4 शून्य, ठीक है, कहा कहा सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,000, ठीक है। अब देखिए एक वर्ष के लिए ऐसे ही काउंट करते हैं, एक वर्ष के लिए कि बी का मूलधन कितना माना जाएगा, बी का मूलधन कितना माना जाएगा। तो वो तो 6 महीना ही किया है लेकिन वो लगाया था 20,000 रुपया, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुने 2 12, एकदम सेम आ गया, नहीं आ गया सेम, देखिए इसका जितना आया, ये वाला जितना आया और ये वाला जितना आया, दोनों सेम आ गया। इसका मतलब जब दोनों का मूलधन मतलब वर्ष भर के लिए, वर्ष भर के लिए दोनों का मूलधन माने ए तथा बी का
मूलधन समान है तो लाभ भी उसका क्या मिलेगा, समान ही मिलेगा। इसका मतलब लाभ समान होगा। अब ये अगर होगा दैट मीन कि ये सही है, तो ये क्या हो गया है, ये सही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। चलिए ये बोलता है कि अगर x का वैल्यू इतना है तो इतना का वैल्यू ये होगा। चलिए मतलब x का मान दिया हुआ हमको 2 प्लस √3 और फिर बोला कि x प्लस 1/x का मान ये होगा। ये होगा कि नहीं होगा, ये निकाल के देख लेते हैं हम लोग, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा, देखिए अगर x दिया हुआ है तो 1/x जो होता है वो पहले एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए जान लीजिए कि जब भी इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है 1/x निकालना है तो इन दोनों के, जैसे यहां देखिए जो नंबर दिया हुआ है 2 प्लस √3, इसमें 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का। और जब ऐसा हो कि दोनों का डिफरेंस 1 है तब ये मान करके चलिए कि डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि 1/x का मान 2 माइनस √3 होगा, श्योर है। लेकिन इसको निकाल के भी देख सकते हैं, अगर चाहे तो हम निकाल लेते हैं। जैसे देखिए 1/x जो किया तो 1/2 प्लस √3 हो गया। और इसमें ये जब बटे में रूट में आता है तो हम इसका परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करना मतलब इसके विपरीत साइन वाला, मैंने यहाँ जो साइन है ना दिया हुआ, इस साइन के उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया हमारे पास, 2√3 ऊपर में आ गया और नीचे में 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो इसको ए समझेंगे, इसको बी समझेंगे, ए और बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पर गुना होगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ऐसा हो जाएगा। तो 2 प्लस √3 2 माइनस √3 है ना, अब बाई 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। दिस मीन 2 माइनस √3, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इतना होगा। तो देखिए ये बना करके देखिए लंबा हुआ, इसको इतना करने का जरूरत हर समय नहीं है, समझ लेना पड़ेगा कि जब भी x का वैल्यू 2 प्लस √3 है और इसमें दोनों में डिफरेंस, जैसे अभी बताया कि इसका स्क्वायर करने पर 4 आया, इसका स्क्वायर करने पर माना 3 ही रहेगा। अंदर का भी सोच सकते हो, इसे 2 और 3, ये भीतर भीतर वाला भी डिफरेंस में सोचा जा सकता है। ये 2 और 3 है, इसमें भी डिफरेंस 1 है, तो भी ऐसा समझा जा सकता है। लेकिन जो बताया उसी तरह से देखिए, तो इसका 1/x का मतलब होगा सीधा इसमें यहाँ पर माइनस का साइन कर देने से हो जाएगा। अब बताइए इधर में आते हैं कि x का वैल्यू आ गया 2 प्लस √3 और इसका वैल्यू आ गया 2 माइनस √3, है ना। तो प्लस √3 और माइनस √3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 आ गया। इसका मतलब इसका मान आना चाहिए 4, लेकिन यहां पर लिखा क्या 2√3, तो ये सही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का। थोड़ा फिगर बनाने में यहाँ पर सकने में दिक्कत हुआ, एक रफली समझ लेते हैं इसमें। ठीक है, कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का एक ये है वृत्त है, इसका अर्धव्यास है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक दूसरा है जिसका अर्धव्यास कितना है 3 सेंटीमीटर है, ये दूसरा हो गया 3 सेंटीमीटर। दो वृत्त परस्पर बाहर स्पर्श करते हैं, ये देखो बाहर में स्पर्श कर रहा है, अंदर नहीं कर रहा है। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है, ये पूरा यहां से यहां तक 7 है और यहां से यहां तक 3 है। तो एक्चुअली बाहर बाहर जब मिल रहा है ना तो इसका टोटल होगा 7 सेंटीमीटर और प्लस 3 सेंटीमीटर, मतलब 7 3 10 सेंटीमीटर। यहां लिख दिया 4 सेंटीमीटर, तो ये भी अशक्ति हो गया। ठीक है कि नहीं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री ये दिया हुआ है, तो ये वाला क्या सही है लिखा हुआ, ये बोल रहा है कि साइन थीटा ग्रेटर देन होगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये पहले देखिए, ये वाला लिमिटेशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग का सिर्फ यही है कि हम लोग का सिलेबस में एंगल जो थीटा है उसका मान हमेशा 0 और 90 के बीच में ही रहता है, तो इससे कोई बात नहीं है। अभी ये पहले देख लीजिए
कि साइन थीटा का मान हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बना करके, मैंने मान थोड़ा लिख करके। पता है जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, है ना, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ऐसा का मान क्या होता है? साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है पता है? साइन 0 डिग्री का क्या मान होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो ये पता है ना, क्या पता है? 1/2 होता है। इसका मान कितना होता है? 1/√2 होता है। इसका मान कितना होता है? √3/2 होता है। और इसका मान 1 होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, देखिए इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते ही जाता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा, तो 0 से 1 के बीच में जाता है। अब मान लीजिए कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर कर दिए तो ये वाला तो 0 आएगा, ठीक है, ये वाला 0 आएगा, ये वाला 1/4 आएगा, ये वाला 1/2 आएगा, और ये 3/4 आएगा, और ये 1 ही रहेगा। अब थोड़ा एक पर कंपेयर करके देखिए कि इन दोनों में से ये तो 0 और 90 पर पड़ता है, तो यहां पर जो बोला है कि 0 और 90 का लेस देन है, यहां ये वाला जो लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं है, मतलब हमको इस 0 और 90 के बीच में लेना है, मतलब बीच में मतलब यहां से यहां तक लेना है, यहां से यहां तक लिखे, ये वाला लेना है, ये दोनों नहीं लेना है, तो ये दोनों को भी हम छोड़ दे रहे हैं। और ये दोनों में देखिएगा सेम हो जा रहा है, ये देखो दोनों सेम है ना, तो ये दोनों को छोड़ दे रहे हैं। अब यहां से इस पर आई बात, यहां देखिए कि जब 30 डिग्री मान है तो साइन 30 डिग्री का मान और साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान में कौन बड़ा है, तो कंपेयर करना हमको कि 1/2 और 1/4, बताइए कौन बड़ा होता है। तो भिन्न वाला में हम लोग को पता है कि जिसमें ऊपर में सेम अगर रहे और नीचे में यदि बड़ा है तो वही छोटा होगा, मतलब ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब बताइए ऊपर वाला ये बड़ा हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? छोटा हो गया, है कि नहीं? तो ये भी वैसे ही है, देखिए इसका मतलब ये बात जो बोला है ये सही बोला है कि स्क्वायर वाला छोटा हो जा रहा है, स्क्वायर वाला छोटा हो जा रहा है, और बिना स्क्वायर वाला इसमें बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, ये सही है। क्लियर? तो नेक्स्ट अब चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धगोलक का संपूर्ण तल का जो क्षेत्रफल है 36x है, तो उसका अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, अब ये सवाल है कि अब यहां पर एक अननोन नंबर दिया हुआ, हालांकि ये अननोन नंबर शायद जो मेन पेपर है उसमें n लिखा हुआ है या h लिखा हुआ, जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं है, मतलब यहां पर अननोन नंबर हम x ले लिए हैं। तो अब यहां पर एक अननोन नंबर यदि है ये x, तो जब भी इसका संपूर्ण तल दिया हुआ है उस संपूर्ण तल से अगर हमको अर्धव्यास निकलेगा तो उसमें भी वो अननोन टर्म रहेगा, निश्चित रहना चाहिए। अर्थात यहां पर तुमको कंप्लीट 3 सेंटीमीटर में नहीं आएगा, आना चाहिए x में ही आंसर आना चाहिए, जबकि ये नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है, मतलब असत्य है। क्लियर है? अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि ग्राफ जो हम बनाए हैं ये ऐसे ही खाली ग्राफ का टेबल लिख दिए, इसमें समझना क्या है वो देखिए कि एक ओजाइव OGIVE, ठीक है, ये कैसे बनता है ओजाइव? तो हम लोग एक जो मीडियन चैप्टर है, मीडियन चैप्टर में ही ओजाइव का टॉपिक आता है। हम लोग जो मीडियन निकालते हैं वहां पर एक टॉपिक आता है, वहीं के आसपास में एक दिया हुआ है। जब कोई डाटा दिया हुआ है उस डाटा में से, जैसे एक डाटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी रहता है पता है, उसमें CF निकालते हैं, तो CF और X के बीच में, CF और X के बीच में हम एक ग्राफ बनाते हैं, मतलब इधर में रहता है X, इधर में रहता है CF, CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है, इधर में दिया हुआ। अब देखिए, तो उसमें जब बनाते हैं तो इसमें दो तरह का बनता है, एक लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनता है, और एक बनता है मोर देन, माने ग्रेटर देन वाला बनता है, दो बनाते हैं। तो आप लोग सीखे होंगे इसको
तो इसमें लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला जब बनाते हैं तो उसमें से एक ग्राफ माने कोई भी हम ऐसे समझ लेते कि एक तो ग्राफ ऐसे चला गया और दूसरा ग्राफ मान लीजिए ऐसे आ गया, दो तरह का, एक बढ़ते जाएगा और एक घटते जाएगा। अब दोनों जहां कटेगा उस कटान बिंदु से हम ऐसे करके इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे। अब ये जो आएगा ना यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, क्या, मीडियन कहेंगे। इसका मतलब समझ सकते हैं कि मीडियन का निकालने का एक तरीका होता है कि हम ओजाइव बनाते हैं, उस ओजाइव में क्या करते हैं कि दो तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, एक लेस देन वाला और एक ग्रेटर देन वाला। अब दोनों को लेकर के एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में से जो दोनों का कटान बिंदु आता है उस कटान बिंदु से जब हम एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर डालते हैं और वही वाला वैल्यू एक तरह से मीडियन कहलाता है। तो ये वाला बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अच्छा, आप जानते हैं कि वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी ऑब्जेक्टिव का 1 से लेकर के 3 तक का क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 4 के बाद से क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है।